जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका कि वहाँ के लोग कुत्ते भी खाते हैं, तो किसी ने मुझे कहा कि आज का सर डॉग मीट बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया टेस्ट था इसका। हमने डॉग मीट, वो मीट ही लिखते हैं, वो डॉग मीट नहीं लिखते हैं। अच्छा। वो मीट लिखते हैं, तभी तो धोखा हुआ कि डॉग मीट लिखा रहता है तो मैं थोड़े अलाउ करता उसे। भारत का एक राज्य है नागालैंड, उसी का एक जिला लगता है दीमापुर। दीमापुर रेलवे स्टेशन पर एक अधिकारी यानी कि आईएएस ऑफिसर को चेकिंग करनी थी। अचानक से एक रेड डालनी थी, लेकिन इस वक्त में जैसे ही रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को ये पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर यानी कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं, तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। और इस भगदड़ में एक व्यक्ति छूट जाता है, वो होता है भिखारी। जब भिखारी भाग नहीं पाता, मौका नहीं मिल पाता, उस अधिकारी की नज़र उस भिखारी पर पड़ जाती है। दोनों का संवाद होता है, दोनों का आपस में बातचीत होती है। और बातचीत का सिलसिला जैसे ही चलता है तो उस आईएएस अधिकारी ने पूछा कि तुम यहाँ कैसे, क्यों। जब उनके सवाल जवाब जब शुरू हो जाते हैं तभी पता चलता है बातचीत से कि वो भिखारी 12वीं पास है और वो अपने गांव से आया था शहर में काम करने के लिए। काम मिलता नहीं है इसलिए वो भिखारी बन जाता है। अब भिखारी बन जाता है तभी आईएएस ऑफिसर कहते हैं कि कल आकर मेरे ऑफिस से मिलना, बातचीत करते हैं। आईएएस ऑफिसर ने उनको अपने ऑफिस में बुलाया। भिखारी पहुंच जाता है और हालांकि उनको रोकने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन जब बताया जाता है कि मुझे साहब ने बुलाया है तो साहब के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करोगे। पूछता है भिखारी, क्या काम है साहब। बोले, मैं अगर आपको एक दुकान अलॉट कर दूं तो उसके बाद आपका अपना खुद धंधा पानी शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही उस भिखारी ने ये बात सुनी, उसको चमत्कार जैसी बात लगी। किसी भी एक भिखारी को इस तरह से दुकान अलॉट करना और उसको एक रोज़गार देना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। जैसे एक वादा किया गया था, आईएएस ऑफिसर ने वो वादा पूरा कर दिया। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। वो भिखारी अब भिखारी नहीं रहा, बल्कि उसका एक अच्छा काम चल रहा है। दरअसल जिस आईएएस ऑफिसर ने, जिस कमिश्नर साहब ने उस भिखारी को एक दुकान अलॉट की थी, उसको एक नई ज़िंदगी दी थी। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों किस्से उनकी ज़िंदगी में बीते हैं। और आज हम मुलाकात करने के लिए आए हैं जिनका नाम है ज्योति कलश। आईएएस ऑफिसर हैं, 1990 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं। अगर हम उनके मूल जन्मस्थली की बात करें तो बिहार में अगर कोई शिक्षा से ताल्लुक़ रखने वाला कोई व्यक्ति है तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें जानता ना हो, उन्हें पहचानता ना हो। तो सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो सर किसी भी किस्से कहानी पर अगर हम आएँ उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वह साहित्य से है। बड़े बड़े लोग हैं, पद्मश्री जैसे अवार्ड आपके परिवार को मिले हुए हैं। तो आप सर यहाँ से अगर शुरुआत करें कि मैंने तो ये सुना कि जिसको मुझे अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि आप जुड़वा भाई हैं, एक भाई आईएएस तो दूसरा आईपीएस ऑफिसर, राजस्थान कैडर। जी सर। उस्मान भाई, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक हमारी बैकग्राउंड की बात है जी, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना को बिलोंग करता हूँ और एक साहित्यिक परिवार से जुड़ा हूँ। हमारे वो दादा हूँ, वो भी हिंदी के प्रख्यात विद्वान प्रिंसिपल रहे, राजेंद्र कॉलेज छपरा में बहुत नाम कमाया। उनकी किताब है लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी में, वहाँ पर है। उसी तरह हमारे बड़े चाचा जो हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान शिक्षक हुआ करते थे, बहुत ही नाम कमाया। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हुए पटना क्षेत्र से और वाइस चांसलर भी हुए, कुलपति भी हुए, पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला। हमारे जो पिताजी वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हिंदी साहित्य में, वैसे वो प्राध्यापक थे अंग्रेज़ी के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कॉमर्स कॉलेज पटना में, लेकिन लिखते थे ज़्यादा वो हिंदी में, अंग्रेज़ी में भी लिखते थे जी। लेकिन उनकी जो कटाक्ष, उनका जो व्यंग्य होता था वो बहुत सराहा गया। और ख़ास करके जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन हुआ, अच्छा, बिहार से जब ये आंदोलन हुआ तो बड़े भूमिका थी हमारे पिताजी की। उनकी बड़ी सारी कविताएं थी जो इमरजेंसी के दौरान मिसेस गांधी के सरकार के खिलाफ थी। तो ये हमेशा फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन और बड़े बड़े साहित्यकार के साथ जुड़े रहे, मंच पर एक साथ आते रहे। हमारे पिताजी भी अपने बड़े भाई की तरह वो भी पद्मश्री अवार्डी रहे हैं। हमारी माँ भी बड़ी अच्छी लेखिका रही हैं। हमारी बड़ी चाची भी हिंदी की बहुत
प्रसिद्ध प्राध्यापिका रही हैं। हमारी जो छोटी चाची भी हैं वो भी बहुत अच्छी प्राध्यापिका रही हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो कहने का मतलब ये पूरा परिवार जो है वो शिक्षा से जुड़ा रहा है और उसी की वजह से हमारे परिवार में एक पढ़ाई का वातावरण रहा और उसी वातावरण ने हम लोगों को आगे बढ़ाया और हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो ये एक तो शायद आपके चाचा सांसद भी रहे, है ना? जी। तो जैसे पूरा परिवार तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और आपने यूपीएससी क्लियर की और आईएएस ऑफिसर बन गए, तो ये एकदम अचानक से कैसे एकदम? ये परिवार में इतने शिक्षक थे और सारे ही शिक्षकों का परिवार था, तो वो चाहते थे कि क्यों नहीं सरकार की नौकरी अब की जाए। अब वो तो नहीं कर सकते थे, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन, उनके बाल बच्चे ही कर सकते थे। तो उन लोगों ने प्रेरित किया और कहा कि अगर तुम लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहो तो हम लोग ज़रूर प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे। और मैं और मेरा भाई हम लोग दोनों तैयारी की और हो भी गया, इनकरेजमेंट मिला। सर और इस दुनिया में दोनों भाई साथ साथ आए, तो क्या यूपीएससी भी साथ साथ निकाल दिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हम दोनों भाई तो एक साथ ही पढ़े, एक क्लास में हमेशा रहे, एक ही स्कूल में पढ़े। लेकिन जब पहली नौकरी ज्वाइन किया तो मैं भारतीय सांख्यिकी सेवा ज्वाइन किया, जो यूपीएससी कंडक्टेड एग्जामिनेशन है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। अच्छा। लेकिन उसी साल हमारा भाई भारतीय वन सेवा में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में वो आया। तो वो भारतीय वन सेवा में चला गया और मैं भारतीय सांख्यिकी सेवा में आ गया। अब मुझे ये लगा कि वन सेवा तो मैंने भी परीक्षा दी थी, लेकिन मेरा वेटिंग लिस्ट से हुआ था। अच्छा। तो मुझे खुंदक सी मच गई थी कि मेरा भाई compete कर गया है प्रॉपर और मैं वेटिंग लिस्ट से इसमें घुस रहा हूँ। ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं, स्वीकार्य नहीं है। तो मैं फिर से एग्जामिनेशन दूंगा और उसी एग्जामिनेशन में मैं टॉप किया नेक्स्ट ईयर फॉरेस्ट सर्विस में। और हम दोनों भाई जंगली हो गए। परिवार वाले कहने लगे कि दोनों जंगली सेवा में चला गया, भारतीय वन सेवा में। लेकिन मैं खुंदक में गया था। मुझे ये नहीं था कि मुझे भारतीय वन सेवा ही ज्वाइन करना है, बट एक होता है चैलेंज के रूप में लेना कि मैं पीछे क्यों रहा। हाँ, मैं क्यों नहीं कर सका। ऐसा क्या था कि मैं पीछे रह गया, वेटिंग लिस्ट से क्यों गया। और मैंने ठुकरा दिया था वेटिंग लिस्ट को, जबकि मुझे आगमुट का आर्डर मिला हुआ था वेटिंग लिस्ट से। खैर वो तो एक अलग कहानी हुई। लेकिन मेरा भाई बड़े लंबे समय तक, करीबन 6 साल वो भारतीय वन सेवा में रहा। अच्छा। वेस्ट बंगाल काडर में। मुझे तो बिहार काडर मिला था, अपना होम स्टेट मिला था वन सेवा में। लेकिन माता पिता ने कहा कि तुम सर्विस चेंज करो, नहीं तो दोनों जंगली हो जाओगे। तो मैं सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, तो उसमें रेलवे ट्रैफिक सर्विस में आ गया। IRTS कहलाता है, भारतीय रेल यातायात सेवा। कुछ दिन उसमें रहा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आ गया सर्विसेज, और फिर फाइनली मैं IAS में आया 1990 बैच में। और मेरा भाई ये 6 साल लगातार वन सेवा में रहा, अटेम्प्ट्स लेता रहा, उसका नहीं हुआ। लेकिन फाइनली वो अटेम्प्ट, जब उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें वो भारतीय पुलिस सेवा में आया और 93 बैच का IPS ऑफिसर हुआ, राजस्थान का। बेहतरीन। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है, आपको जो कैडर मिलता है वो नागालैंड मिलता है। तो नागालैंड जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है नागालैंड के नाम सुनने के बाद जैसे कि वो भारत का हिस्सा ना हो गया, एकदम अलग ही हो। और शायद वो भी लोग इस बात को मानते हैं कि हम शायद भारत का हिस्सा नहीं है। और यही इसकी पीछे 2-3 वजह हैं, जैसे कि वहाँ पर लगातार अशांति भी रहती है। और एक किस्सा तो मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा। वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर इंसान कुत्ते खा जाते हैं मार के। ये आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ, तो आपने सुना ही होगा क्योंकि आप तो वहाँ रहे हैं। पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। अशांति वाला का आर्डर जी के ऊपर बहुत लोगों की ये धारणा है कि नागालैंड पता नहीं फिनलैंड है या इंग्लैंड है या स्कॉटलैंड है, ये कौन सी लैंड है हिंदुस्तान का। तो ये लैंड ना नाम से सुनने में, एक्सेप्टेंस में डिफ़िकल्टी होती है जी। कि ये मध्य प्रदेश तो सुना था, राजस्थान तो सुना था, ये नागालैंड क्या है। और जब मुझे मिला तो एक्चुअली मैंने मैप देखा था, मानचित्र देखा था कि ये है कहाँ पर। मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, बट एक्चुअल इसकी लोकेशन कहाँ है
और नागालैंड के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। जब नागालैंड का ऑर्डर मिल ही गया तो मैंने देखा कि उत्तर पूर्व का ये छोटा सा प्रदेश, एक तरफ म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर और उसके बाद छोटे छोटे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उत्तर पूर्व के स्टेट्स से जुड़े हैं। मणिपुर एक तरफ है, आसाम एक तरफ है। तो मुझे अंदर से ये सोच आई कि क्यों नहीं इसको ज्वाइन किया जाए। अच्छा, टेक इट एज अ चैलेंज। मतलब हर कोई जाना भी वैसे हाँ। पसंद नहीं करेगा। आई टुक इट एज अ चैलेंज। ईमानदारी से मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रेलवे ट्रैफिक में रहता या पुलिस सर्विस में चला जाता या इंडियन फॉरेन सर्विस में चला जाता। मेरा रैंक ही ऐसा था कि मैं कोई सर्विस सेलेक्ट कर सकता था। मैंने सोचा कि इसको मैं एज ए चैलेंज लेता हूँ, देखता हूँ। लोग डरते हैं, ये डर क्या है? क्योंकि जब तक आप अपने मन से डर नहीं निकालोगे वो डर बैठा रहेगा। और बहुत लोगों ने कहा कि तुम शादी कर लो, कार्डर चेंज कर लो। बहुत होता है मसूरी अकेडमी में कि लड़के लड़कियां जो हैं कि किसी को इस तरह का कार्डर मिलता है, कोई यूपी कार्डर में है, राजस्थान कार्डर में, ये सर बहुत पॉइंट की बात है आपने। शादी करके वो कार्डर चेंज कर देते हैं जी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने सोचा कि जी नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा। मैं जब एक्सेप्ट कर अभी रहा तक आपकी शादी नहीं हुई थी? उस समय तो नहीं हुई थी। अच्छा, मैं बिल्कुल फ्री था और कर सकता था, किसी से भी कर सकता था। बहुत सारे हमारे पास प्रपोजल्स भी थे, लेकिन मैंने उसको तवज्जो नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा और मैंने एक्सेप्ट किया बहुत हार्टेड, एक होता है ना फुल हार्ट से, हार्टेडली मैंने किया। और आपको मैं बताऊं कि जब मैं फर्स्ट टाइम लैंड किया था दीमापुर में, जहाँ को मैं डिप्टी कमिश्नर बना। पहली पोस्टिंग ही दीमापुर थी? जी नहीं। अच्छा, लैंडिंग, चूँकि दैट इज़ कॉल्ड गेटवे टू नागालैंड। दीमापुर एकमात्र पूरे प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो समतल है, जो प्लेन है, बाकी सब हिल्स में है। हिल्स में, अच्छा, ठीक है। तो प्लेन लैंड करती है दीमापुर में, छोटा सा एयरपोर्ट। 90 की बात कर रहा हूँ। जी जी। अब तो बहुत कुछ बदल गया। बहुत ही बदल गया, बहुत ही मॉडर्न हो गया। कुछ नहीं था, मतलब लोग प्लेन से उतरते थे, अपना सामान खुद हाथ में पकड़ करके और पहुंचते थे जहां पर असेंबली पॉइंट था। और सामान जो है फिर टैक्सी आती थी, टैक्सी में रखो चले जाते थे। ये तो स्थिति थी, 90 की बात कर रहा हूँ जी। झोपड़ी नुमा वो वहाँ के एयरपोर्ट। हमने कहाँ चला आया यार, मैं किस जगह आया, पर झटका तो मुझे ये लगा। और जो वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर जो रिसीव करने के लिए मुझे आए हुए थे जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जो अभी भी मेरे दिमाग में कभी कौंधता है। जी, क्या बोले? वी हैव रिसीव्ड ऑफिसर फ्रॉम इंडिया। अच्छा, ये ऐसा बोले उन्होंने? यस, दिस इज वो भी नहीं मान रहे क्या हम? सो आई वॉज एन इंडियन ऑफिसर अच्छा, इन इंडियन स्टेट। आपने कहा? नो, अच्छा, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने को खुद को कहा यार मैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं किसी और मुल्क का है। ये इनकी सोच है। जब उनका स्पीच ख़त्म हुआ, वेलकमिंग स्पीच, तब मैंने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य है इस बात का कि हमारे उपायुक्त साहब मुझे एक हिंदुस्तानी कह के एड्रेस कर रहे हैं। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या एक आपकी बात मैं रोक के कह रहा हूँ कि जैसे कश्मीर को लेकर कि हमें आज़ाद एक मुल्क चाहिए, तो क्या वहाँ भी इस तरह की मांग होती रही है? ऑफ कोर्स। अच्छा। ये तो डिमांड रही है भाई। नागालैंड सेपरेट स्टेट हुआ है, इंडियन स्टेटहुड उसको मिला है 1964 दिसंबर 1 को। अच्छा, ओके, 16th स्टेट इन द कंट्री। उसके पहले क्या था? नागा की डिमांड थी सेपरेट कंट्री की। वो नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के हिस्सा के रूप में रहे, हिंदुस्तान का पार्ट रहे। अच्छा, यही सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज़ होती रही, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थी, वो NSCN थी, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN जिसको कहते हैं। वो बाद में स्प्लिट हुई थी, NSCN के हो गया, NSCN IM हो गया, आइजैक मोइवा हो गया। उसके बाद बहुत सारे उसके स्प्लिटर ग्रुप्स हुए। आज के डेट में 10 से ज़्यादा ग्रुप्स वहाँ पर, इंसर्जेंट ग्रुप्स वहाँ पर हैं। इन सबों की डिमांड थी। उसके बाद
शिमला अकॉर्ड हुआ, नागा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक अकॉर्ड साइन किया जिसको शिमला पैक्ट कहते हैं, 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद ये इंटीग्रेट हुआ हिंदुस्तान में। तो 1964 में इसका बर्थ होता है हिंदुस्तान का एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन वो मानते नहीं थे, पहले नहीं मानते थे और अभी भी बहुत सारे संगठन नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं मानते। आपको तो बड़ा चैलेंज दैट्स व्हाई आई टुक इट एज अ चैलेंज। आई सेड कि व्हाई हमने इसको क्यों नागालैंड को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मुझे इसमें चैलेंज दिखता था। और जब तक आप चैलेंज नहीं लोगे ना, आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, सही बात है। आप चैलेंज लो ना, कोई चीज़ किसी फील्ड में आप जाओ, चैलेंज लो। तो कैसी रही सर आपकी यात्रा? यस, बहुत अच्छी रही, क्योंकि इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इतने विगत सालों में, इतने विगत वर्षों में टॉप जो अंडरग्राउंड लीडर्स थे नागा के, चाहे वो खाफरांग ग्रुप हो, चाहे आइजैक मोइबा ग्रुप हो, चाहे फेडरल ग्रुप हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर। टॉप लीडर्स से मैं मिला हूँ। अच्छा, सारे डिस्कशंस में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ और बहुत हद तक उनको मैंने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, उनको समझाया है, बुझाया है, जिसको कहते हैं टिपिकल अपने स्टाइल में। उनके माइंड को चेंज किया है। उनके जो अंदर जो एक होता है ना कि कम्युनिकेशन गैप, वो सोचते हैं कि भारत सरकार हम लोग को अपना नहीं समझती है, बट उनको समझाना कि भारत सरकार तुम्हें अपना समझती है, तुम नहीं समझते हो। और उनके प्रॉब्लम्स को सही ढंग से भारत सरकार तक पहुंचाना, उनकी बात को पहुंचाना, उसमें मैंने मेहनत की, कामयाबी भी मिली। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ गए नहीं थे, बल्कि आपको वहाँ भेजा गया था। किस्मत ने भेजा था, और मैं क्या बोलूं। यहाँ का दाना पानी लिखा रहता, आदमी वहीं पहुंच जाता है। ये तो पहला सवाल जवाब हो गया। और सेकंड सवाल जो था, जहाँ तक दूसरा सवाल है आपका कि वहाँ के लोग कुत्ते भी खाते हैं, तो इसका जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा। एक बार किसी ने हमारे बंगलों पर पूछा था। अच्छा, और वो 15 अगस्त जब हमारे यहाँ बड़ा खाना होता है, जब आप अपने जिला के लोगों को बुलाते हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी जी, तो आपके ऑर्डरीज आते हैं और आपका सामने मेनू लिस्ट ला के रखते हैं कि सर अप्रूव करते, तो फिर आज दिन का खाना ये होगा बड़ा खाने में। तो मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। उसमें मटन लिखा हुआ था और फिश लिखा हुआ था और चिकन लिखा हुआ था, वेजिटेबल्स जो भी थे सब कुछ मैंने अप्रूव कर दिया। खाना चल रहा था तो किसी ने मुझे कहा कि आज का सर डॉग मीट बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया टेस्ट था इसका। हमने डॉग मीट, तो एज एन आउटसाइडर मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि डॉग मीट भी बनता है। ये मतलब हमने अप्रूव किया है इसे, हमने इसकी स्वीकृति, डॉग मीट की स्वीकृति दी है। आपने उस लिस्ट को पूरा नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, वो मीट ही लिखते हैं, वो डॉग मीट नहीं लिखते हैं। अच्छा, वो मीट लिखते हैं, तभी तो धोखा हुआ कि डॉग मीट लिखा रहता तो मैं थोड़े अलाउ करता उसे। वो मीट लिखा हुआ था, मैं मीट मटन समझता था। अच्छा, हमने कहाँ रखा है ये डॉग मीट? तो पूरी लेआउट में, स्प्रेड में एक डॉग मीट वहाँ लिखा था। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, सब जगह नेम लिखा रहता है, एक नेम प्लेट टाइप का रहता है ना कि ये बिरयानी है तो ये है, ये ऐसे करके आइटम वाइज लिखते हैं। वैसे आप वेज, यहाँ पर मीट लिखा हुआ था। आप नॉन वेज हैं? नॉन वेजिटेरियन। अच्छा, फिर तो बट मैं डॉग थोड़े खाता हूँ, मैं बीफ नहीं खाता हूँ, मैं पोर्क नहीं खाता नहीं हूँ। हो सकता गलती से वहाँ पहुँच गए हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने जब ये आया तो मैंने कहा कि भाई किसने ये बनाया है और मेरे बंगले में ये बना कैसे? बस सर आपने तो अप्रूव किया था। हमने ये तो हम अपने मन में से गलती तो हो गई हमसे। हमने चलो नागा लोग एंजॉय करते हैं, करने तो खा लिए, अब इसके ऊपर क्या बहस करना है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन उसमें एक बंदा था, उसने एक सवाल किया हमसे जी, जिसका जवाब अभी तक मैं ढूंढता हूँ और मेरे को मिलता नहीं है। उसने पूछा कि सर आपको बहुत बुरा लगा ना कि आपके यहाँ डॉग मीट बना था, क्योंकि आपके रिएक्शन से लगा है कि आप इसे पसंद नहीं किए। हमने बिल्कुल नहीं पसंद किए, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था डॉग मीट, और वो भी हमारे बंगले में बने, ये तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगा।
बोला कि अगर ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं होता नागालैंड, और अगर कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसा एक देश होता, चाइना होता, कोरिया होता, जापान होता, फिलीपींस होता, और वहाँ ये बनता, बहुत बड़ी बात पूछ ली उसने। तो क्या आपको बुरा लगता? बात में दम थी, दम था। क्वेश्चन में दम था। लेकिन हमने उसका अपने तरीके से जवाब दिया था कि देखो यार, हिंदुस्तान के पार्ट होना, यहाँ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, यहाँ कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स के हिसाब से लोग चलते हैं। जो चीज़ नहीं मान्य है उसको नहीं माना जाता है। अब तुम डॉग मीट खाओगे तो शायद लोग पसंद ना करें, तुम अपने घर में बनाओ अलग बात है, लेकिन इसको एज ए जनरल रूल तो शायद कोई नहीं पसंद करे। पर सर यही तो दिक्कत है, तभी तो हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान से हम लोग अलग हो जाए। हमने इस खाने के लिए इस चीज़ के अलग हो जाए, ये तो नहीं होता है। सही सही बात है। तुम्हारे डिमांड्स अलग हो सकते हैं, बट खाने के नाम पर तुम अलग होना चाहते हो, गलत बात है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कभी कभी। 36 साल आपकी सर्विस रही है, 36 साल, जो कि आपने सांख्यिकी भी जोड़ दिया है इसमें, IAS भी, और वन विभाग की में भी रहे हैं आप, तो टोटल मिला के 36 साल, या फिर ये सिर्फ IAS? IAS में 33.5 साल रहा। अच्छा, तो जो दीमापुर वाला जो आपका उदाहरण था, वो एक भिखारी को जिस तरह से आपने उसको दुकान अलॉट की थी, तो अभी बाद में उससे मुलाकात होती है कि नहीं? हाँ, मेरी मुलाकात कई दफ़ा हुई। रात पिछले बार भी जब मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में गया हुआ था, तो वो आता है, जब कभी मैं जाता हूँ तो उसको प्रोग्राम मेरा मालूम रहता है कि हम लोग के प्रोग्राम्स कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, और उसको पता चल जाता है कि साहब आ रहे हैं। वो हमसे मिलने आया हुआ था, और उसकी दुकान बहुत अच्छी चली। मैंने उसको, मैं तो यही बोलूँगा कि शायद मैं एक माध्यम था उसको बनाने के लिए जी, और मेरे हाथ में लिखा था उसका कर्म, जिसकी वजह से वो भिखारी से कुछ और बन गया। अब वो शादीशुदा आदमी है, बाल बच्चेदार आदमी है, उसकी दुकान अच्छी चल रही है। जिस दुकान को मैंने आवंटित किया था, अलॉट किया था, वो दुकान में मुझे ले गया, मुझे चाय नाश्ता कॉफ़ी जो होता है सब कुछ कराया, सबों से मिलाया। या आज सर की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वैसे तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम बिल्कुल हीरो जैसी ही लगती है। अरे नहीं, आपका जो स्कार्फ है, इससे देखें, या फिर आपकी जो बंडी आपने पहनी हुई है, तो शायद ये कहीं की याद दिलाती है। भाई मैं नागालैंड काडर का हूँ, तो नागालैंड का खून तो मेरे अंदर आ ही गया। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आदमी 2 बार जन्म लेता है। एक जन्म होता है जो आपका एक्चुअल जन्म स्थान है, और ऑल इंडिया सर्विस में जब आप घुसते हो तो जो काडर आपका मिलता है वो आपका दूसरा जन्म स्थान होता है। वो कर्म स्थान के साथ जन्म स्थान भी हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे काडर में रह गए, रिटायरमेंट के बाद भी अपना मकान बनाए और वहीं रह गए। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो साउथ इंडिया के हैं या दूसरे प्रदेशों के हैं, यूपी में गए, राजस्थान में गए, काम किया, सेवानिवृत्त हुए, मकान बनाया और वहीं रह गए। आपने, जैसे मैंने कहा, हीरो जैसे दिखते हैं, तो आपने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में। तो इसके बारे में आपके दिमाग में कैसा आया कि भाई मुझे हीरो ही बनना है? वैसे तो आप ये तो मैंने नहीं बोला कि मुझे हीरो ना, ही बनना है। मैंने कहा कि आप एक IAS ऑफिसर हैं, आपके दिमाग में कैसा है कि मतलब मुझे भी एक्टिंग करनी है, ये एक्टिंग वाला जो। देखो उस्मान भाई, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी, और मैं सबों को कहना चाहूँगा। सरकार 5 दिन की सेवा आपसे लेती है सप्ताह में, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और शुक्रवार जब आपका ख़त्म होता है, जिस समय 6 बजे कार्य ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है। तो फ्राइडे की शाम 6 बजे के बाद और मंडे तक 8 बजे के पहले तक ये आपकी पर्सनल स्पेस है, पर्सनल लाइफ है। अब इसमें आप क्या करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप में किसी चीज़ के लिए पैशन है, अगर अच्छे पेंटर आप हैं या अच्छे गायक हैं जी, या आपकी रुचि इंस्ट्रूमेंट्स बनाने बजाने में है या एक्टिंग में है, तो क्यों नहीं, आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, कुछ योगदान दीजिए। अगर आप किसी के चेहरे पर खुशी ला देते हैं,
अपने अदाकारी से या अपनी लेखन से या आपकी गायकी से, तो हमको लगता है कि वो जितनी सेरेब्रल हैप्पीनेस देता है, जो मानसिक खुशी देता है, वो एक अलग तरह की खुशी देता है। तो ये आया कैसे दिमाग में कि मुझे फिल्मों में काम करना है? यार उसका एक बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं बचपन से थिएटर से कनेक्टेड रहा हूँ। अच्छा। बहुत सारे प्लेस मैंने किए, स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में बहुत सारे किए। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं अटैच्ड हुआ, उनके कई प्रोग्राम्स में एनएसडी में आप कब गए थे? मैं 86 की बात कर रहा हूँ, 86 में 86 में मैं एनएसडी से कनेक्ट हुआ। कई थिएटर्स, कई प्लेस। तो वहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है या? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं किया, उनके प्रोग्राम्स चलते थे। अच्छा। उनके प्रोग्राम्स में मैं जाता था। उनके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, एक्टिंग कोर्सेज होते हैं, क्लासेस होते हैं, इवनिंग कोर्सेज होते हैं। तो आप जाते हैं, आप एनरोल्ड होते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो आप कई चीज़ सीखते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बन जाते हैं। अब इतना तो समय नहीं होता है कि आप 2 साल का पूरा कोर्स कर ले। हाँ, सही बात है। इतना तो नहीं होता है, लेकिन आप पार्ट्स में सीखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रामेटिक्स एक ऐसा जो मैं हमेशा पसंद करता रहा हूँ कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं, एक जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो अभी मेरी एक्सप्रेशंस आ रही है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, और मेरी एक्सप्रेशंस हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, मेरे बिल्कुल बदल जाए वो एक्सप्रेशंस। तो ये जो एक्सप्रेशंस वो सिखाते हैं, ये जो कहते हैं ना भंगिमा जी, तो वो एक्सप्रेशंस जो लाना है ये बहुत अच्छी तरह सिखाया उन लोगों ने। दूसरा बहुत अच्छा सिखाया उन लोगों ने इंटोनेशन। आप अगर कोई डायलॉग बोलते हैं तो डायलॉग का असर होना चाहिए सामने वाले के ऊपर। हर शब्द में एक इमोशंस को डालना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्या होगा, आपका डायलॉग फ्लैट हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। अपनी ही किसी फिल्म का कोई डायलॉग अगर आपको याद? अरे बहुत सारे हैं ऐसे, अपना यूट्यूब में आप देख सकते हैं। फिर भी द एक्सीडेंटल लोग पूछते होंगे जब आपको मिलते होंगे अपने फैंस से। नहीं यार, क्या चुनौती देता हूँ मुझे, अपने ऊपर देखो, चुनौती देने वाले से एक बार आंख मिला करके ये पूछ लेना कि बेटा तुम किसको चुनौती दे रहे हो। तो ये भोजपुरी में बोलिए क्योंकि ये तो आपने एकदम सीधा बॉलीवुड का डायलॉग मारा है। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं कैसे बोलेंगे सर, भोजपुरी में कैसे बोलेंगे? भोजपुरी इधर देख के सर सामने। भोजपुरी में तो बहुत सारे हैं ऐसे डायलॉग। अब उसमें एक पिक्चर का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, दूल्हे राजा। उसमें विलन के साथ मेरी इंटरफेस होती है, टकराहट होती है, और वो जब आप भोजपुरी में बोलते हैं कि चांदी के टुकड़े में रहने वाला आप समझते हो ना, रहने वाला, चांदी के टुकड़े में रहल ई साला हमरा से विद्रोह करता, एकरा तो ऐसन चपाट मारे कि दुनिया से उठ जाएगी। ये जो है ना, तो ये एक तरीका है बोलने का। उसमें कैसे आप इमोशंस डालते हैं, ऑफ द स्क्रीन और ऑन द स्क्रीन बोलना। सर एक चीज़ यहाँ पे आई है, जैसे कि आप IAS ऑफिसर भी हैं, आप फिल्म में रोल भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये IAS आपके साथ, मतलब जब आप एक्टिंग करते हैं तो साथ तो नहीं रहता है या अलग? कभी नहीं। आप अपने ओहदे को, आप अपने पद को उस समय नहीं लाते हो सामने। जी। आप मेरे अगर डायरेक्टर हो तो मैं आपको फॉलो करूँगा। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मूवी कर रहा था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वो अनुपम खेर की मूवी थी, मनमोहन सिंह जी के ऊपर वो बायोपिक बनी थी। जी। जो उस पिक्चर का डायरेक्टर था बहुत कम उम्र का था, हार्डली वो 32-33 साल का होगा। और अनुपम खेर जी को उसने जब लताड़ा है, एक्चुअली मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा, जब लताड़ा है तो हम लोग सब बस देखते ही रह गए कि ये ऑन स्क्रीन या स्क्रीन से अलग? नो, जिस समय शूटिंग चल रही थी वो गलत कर रहे होंगे। उसने बोला, उसने ये कहा था कि मैंने तो आपको कहा था कि पगड़ी आप ऐसे बांधेंगे, आप हमेशा पगड़ी नीचे कर दो। आपको याद होगा मनमोहन सिंह पगड़ी ऊपर रखते थे, तो उनका फोरहेड लंबा था, ऊंचा था। जी, ठीक है, और ये हमेशा उसको डाउन करते थे। उसी पर वो चिढ़ गया और उसने बोला, उसमें एक्चुअलिटी नहीं आ रही होगी ना? हाँ,
जो वो चाहता था फील जी। वो नहीं आ रही थी। उसने कहा कि अनुपम जी, मैं चाहूँगा कि आप इस किरदार को उसी किरदार में रखें, आप अपने तरीके से नहीं करें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना आप उसके हिसाब से चलो। मतलब आप अनुपम खेर मत बनो, आप मनमोहन सिंह ही और अनुपम खेर मजा हुआ खिलाड़ी, सही बात है, बड़े इतना बड़ा कलाकार, उसको वो एक कम उम्र का डायरेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं डायरेक्टर को, आप अपने पद को पीछे रख लेते हैं दिमाग में कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, एक IPS ऑफिसर हूँ, अरे मेरे को डांट रहा है, मैं इसको नहीं सहूँगा, मैं इसको नहीं फॉलूँगा, ये नहीं होता है। सॉरी, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग द डायरेक्शन, यू आर फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, और इसी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर। ये आपके जो परिवार है बिहार में साहित्य के रूप में पहचाना जाता है कि वो लेखक हैं, तो फिर आप भी तो लेखक हैं, आपकी लिखी हुई वो महाकुंभ पर जो रचना है नरेंद्र मोदी जी हों या फिर अमिताभ बच्चन हों या गुलजार साहब, सभी तारीफ़ करते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे? हाँ, ये हमारी लेटेस्ट रचना है, कविता है महाकुंभ के ऊपर। मैं लेटा हुआ था और मेरे दिमाग में आया कि मेरे को कुछ लिखना चाहिए। और महाकुंभ, आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ 12 साल पे आता है और इसकी भावना बहुत अलग होती है। ये एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। जब मेरे भाई ही का नाम है अमृत कलश, जब सागर मंथन हुआ तो वो अमृत कलश जो है निकलता है जी। और वो अमृत जो है वो 4 जगहों पर उसकी बूंदें गिरती हैं। अगर आप माइथोलॉजी के हिसाब से जाए तो एक बूंद जो है नासिक में गिरी थी, एक बूंद जो है हरिद्वार में गिरी थी, एक बूंद प्रयागराज में गिरी थी और एक बूंद उज्जैन में गिरी थी, 4 जगहों पर। तो महाकुंभ जो होता है ये 4 जगह होता है और 12 वर्षों में आता है और इसकी एक साइकिल है। अर्धकुंभ 6 साल पर आता है, महाकुंभ 12 साल पर आता है। ये महाकुंभ जो ऐसा है ये फिर रिपीट होगा 144 साल बाद, 12 गुणे 12 144। अच्छा। तो इसकी एक खास महत्व है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों नहीं कुछ लिखा जाए। ये कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता है। हर धर्म जो है आपको शिक्षाएं देता है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो या सिखिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, कोई धर्म गलत बात नहीं सिखाता है। ये एक संस्कृति का पार्ट है। एक हमारे मुस्लिम फ्रेंड अगर मक्का मदीना जाते हैं तो उनकी आस्था है वहाँ पर, सही बात, वो अपने आस्था के हिसाब से जाते हैं। अगर कोई पंडित या कोई हिंदू जाता है डुबकी लगाने के लिए तो उसकी आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो आस्था है ये आस्था का महापर्व है। तो उसी के ऊपर मैंने लिखा कि यूट्यूब पर है ये अवेलेबल। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को मेरे यूट्यूब लिंक को आप उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, शेयर कर दें। वो अगर आपको वो लाइन याद हो तो 1-2 लाइन जरूर। मैं ज़रूर 1-2 लाइन जो है ज़रूर सुनाना चाहूँगा क्योंकि मैंने इसको सेव करके भी रखा हुआ है। लेकिन हाँ, महाकुंभ में मैं तो बोलूँगा कि आप भी ज़रूर जाए, उसको देखें, एक अपने आप में एक्सपीरियंस होगा। आपके साथ ही चल रहा हूँ सर। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि महाकुंभ एक अपने आप का अनूठा अनुभव देता है। और इसके लाइंस में है कि महाकुंभ के मेले में जब डम डम डमरू बजता है, महाकुंभ के मेले में जब डम डम डमरू बजता है, मंत्रों के उच्चारण से तब धरती पे स्वर्ग दिखता है। क्या बात। मंत्रों के उच्चारण से तब धरती पे स्वर्ग दिखता है। तो ये जो कविता है मैं चाहूँगा कि
ये कोई गलत चीज़ नहीं बताता है कि या किसी एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहा है। ये सबों के लिए है, सब फील करते हैं, महसूस करते हैं इस चीज़ को। आपस में तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान और इंसानियत, और हर धर्म एक अच्छा इंसान बनाने की बात कहता है। सही बात। सांख्यिकी में आपने जॉब की, उसके बाद वन विभाग चले जाते हैं, उसके बाद आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। आपका शौक़ था कि आपको एक्टिंग भी करनी है, और आपने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है जी। हाँ, खेल के क्षेत्र में जी। तो वो क्या किस्सा है सर? आपकी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है। पता नहीं। हाँ, मतलब मुझे 2 बार मौका मिला, 2004 और 2012 में, जब मैं चुना गया इंडिया आशान कार रैली में, और मैंने प्रतिनिधित्व किया हिंदुस्तान का। और ये 9000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस हम लोगों ने गुवाहाटी से शुरू किया था, और गुवाहाटी से इंडोनेशिया बातिम तक हम लोग गए थे, जिसमें गुवाहाटी से म्यांमार में इंटर किए, म्यांमार से लाओ पीटीआर में गए, वहाँ से वियतनाम गए, वियतनाम से फिर हम लोग थाईलैंड गए, थाईलैंड से फिर सिंगापुर गए, सिंगापुर से फिर मलेशिया आए, फिर मलेशिया से इंडोनेशिया गए। तो ये 9 कंट्रीज़ को कवर किया था, और वो एक अनूठा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसको मैं कभी नहीं भूलूँगा। ख़ास करके इसलिए क्योंकि जब हम लोग की गाड़ियाँ निकलती थी और जब शहर आता था, और स्पीड हुआ करती थी, कभी 200 की स्पीड, कभी 240 की स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशंस। और जब सिटी आती थी तो स्पीड को हम लोग कम करते थे, क्योंकि वायरलेस पर वो मैसेज चला आता था, और कहाँ 240 और कहाँ आप 20 की स्पीड पर आप चले आ रहे हो। और इसलिए आ रहे हो क्योंकि दोनों साइड कम से कम नहीं तो 10-10 लाख लोग रोड पर खड़े हैं। 10 लाख, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा ही हो। दोनों साइड खड़े हैं, कोई छाता लेकर अगर बारिश हो रही है या धूप से बचने के लिए, और हम लोग को वायरलेस पर इन्फॉर्म कर देते थे कि नाउ यू स्लो डाउन, अपने स्पीड को कम करो। स्पीड को हम लोग कम कर लेते थे, और उसके बाद वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो दोनों साइड होते थे, कोई आपका सिर छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, कोई आपसे लिपटने की कोशिश कर रहा है, कोई गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सारा होता था। एक ऐसा अनुभव जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 2 बार ऐसा मौका मिला। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें कि जब 2004 पे मैं क्रॉस कर रहा था, एक म्यांमार का इलाका था, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट, कुछ भी नहीं था, सिर्फ फॉरेस्ट और रोड। 2012 में उसी इलाका से क्रॉस किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। अच्छा, कहाँ पर है ये? म्यांमार का जो कैपिटल है नेपितो। सोचिए 2004, डेंस फॉरेस्ट, सिर्फ रोड था, हम लोग गुजर रहे थे। 2006 में गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC से MOU साइन किया, और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस पूरे डेंस फॉरेस्ट को एक टाउनशिप में डेवलप किया, सिटी के फॉर्म में डेवलप किया, एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। एक बार राजनाथ सिंह के साथ कुछ मामला हो गया था, मामला कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक था। जो फिलहाल भारत के, नहीं, मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं वो। अच्छा, जब वो गृह मंत्री थे तब से हमारी जान पहचान रही है, और उनके दोनों बेटे से हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है, पंकज से है, बहुत अच्छी जान पहचान है। और जब रक्षा मंत्री हुए उस समय भी बहुत अच्छी जान पहचान हुई। उसका कारण ये था कि हमारे मुख्यमंत्री नागालैंड के जब कभी आते थे दिल्ली, तो राजनाथ सिंह, बिकॉज होम मिनिस्टर या रक्षा मंत्री हों, तो नागालैंड एक इंसर्जेंसी स्टेट है, तो हमेशा मिलना जुलना होता ही था। अच्छा, तो बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी, बहुत मुझे अच्छी तरह जानते, बहुत अच्छा परिचय है। विदेश सेवा के बारे में बताइए, आपको मौका मिला था करने का? जी, मैं विदेश सेवा में रहा हूँ,
और मैं पोस्टेड था आउटसाइड इंडिया और बहुत ही सेंसिटिव विभाग में था, जी। बहुत ही सेंसिटिव, और बहुत अच्छा मौका मिला मुझे इंडिया के एजेंडा को प्रमोट करने का, और उसको बखूबी जो हो सकता है मैंने निभाया। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बहुत सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। टाइगर जिंदा है। टाइगर। आपकी बातचीत हो रही थी आईएएस ऑफिसर ज्योति कलश जी से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत अनुभव हमसे साझा किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।